हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज से हमने अपने चैनल का एक लोगो बना लिया है। लोगो है ये। ओके दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, या हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उनमें बहुत सारे रेशियोज निकाले जाते हैं। मैंने उन पे 4 वीडियोस बनाई हैं। और एक जो और इम्पोर्टेंट रेशियो है वो है ईपीएस। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब वो प्रॉफिट कब कमाएगा? अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी तभी तो कमा पाएगा। तो कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो ये जानने के लिए हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस 3 तरह के होते हैं: बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस और एक होता है ईपीएस टीटीएम। तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ईपीएस है क्या? ईपीएस रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन ए ईयर ऑन पर इक्विटी शेयर बेसिस। यानी पर इक्विटी शेयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एक शेयर पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब ये 3 तरह का होता है: बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड और ईपीएस टीटीएम। तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो एक कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है, देखिए प्रॉफिट कहां से निकलेगा? पी&एल अकाउंट से। तो एक कंपनी का पी&एल अकाउंट कह लीजिए या इनकम स्टेटमेंट कह लीजिए कि कंपनी की जो सेल्स हैं, सेल्स को आजकल हम सेल्स ना कह के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। तो सपोज एक कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो है सपोज 20 लाख रुपीज। तो सारी वैल्यूज लैक्स में ले लेते हैं। 20 लाख रुपीज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कंपनी की 8 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपीज इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सपोज ये हैं आपके 2 लाख रुपीज और माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये है आपके 1 लाख रुपीज। तो ये माइनस कर दिए तो ये आ गए 9 लाख रुपीज। ये आ गया हमारा इबिड्डा। इबिड्डा के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। इबिड्डा का कंसेप्ट क्या है, क्या फायदा होता है इससे, और कंपनीज को किस प्रॉफिट पे हमें कंपेयर करना चाहिए। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं। ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अभी तक हमने जो है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं किया है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अब हम इसमें से पहले माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन एंड फिर हम माइनस करेंगे और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे और अमोर्टाइजेशन लगता है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स पे। तो सपोज डेप्रिसिएशन और ये हमने दोनों माइनस कर दिए तो 6 लाख आ गया हमारा ये ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंपनी अगर कोई लोन ले रखा है या कुछ डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, और सपोज 1 लाख इज द इंटरेस्ट, तो ये 5 लाख आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस किया जाता है। सपोज 30% इज अ टैक्स रेट, तो 1.5 लैक्स, तो 3.5 लैक्स जो आ गया हमारा, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी सारे एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस, इंटरेस्ट सब देने के बाद जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है वो है 3.5 लैक्स, यानी 3,50,000 रुपए का। अब हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी के पास जो शेयर्स हैं, कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो सपोज कंपनी के पास 2 तरह के शेयर्स हैं। एक तो है कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और एक है कंपनी के पास 10% वाले 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ बल्कि 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और यहां हम कर लेते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी के पास 10% वाले 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज।
इस 10% का मतलब ये होता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% डिविडेंड पे करेगी। तो 50,000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज पे 10% प्रेफरेंस शेयर्स बनता है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज कंपनी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी उसको देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो सब किसका बचेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचेगा। तो इट मींस ये क्या निकल के आया। तो अब अगर हमें बेसिक ईपीएस निकालना हो तो हमारा जो बेसिक ईपीएस हो गया उसका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना था, 3,50,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना हो गया हमारा 50,000, तो ये बचे 3 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हमारे 1 लाख रुपीज है। तो हमारा ईपीएस कितना आ गया, 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमारा ईपीएस आ गया। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल ईपीएस जिसको कि बेसिक ईपीएस कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूटेड क्या होता है, सपोज कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मार्केट में इशू की हुई है। अब आप पूछेंगे सर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं ऐसी सिक्योरिटीज जिनका की रिडम्पशन बाद में कंपनी कैश में ना करके बदले में इक्विटी शेयर्स दे देती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है हमारी वो है, आपने कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर सकते हो कि आपने आज प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और आपने कहा कि भाई इनका जो पेमेंट है हम सपोज 10 इयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि आफ्टर 10 इयर्स हम बदले में इक्विटी शेयर्स में इन्हें कन्वर्ट करके दे देंगे। या आपने जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं कि भाई 20 साल के डिबेंचर्स हैं और आफ्टर 20 इयर्स कंपनी डिबेंचर्स का पेमेंट कैश में ना करके कंपनी क्या करेगी, बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी। या आपने कुछ शेयर वारंट्स इशू किए हुए हैं कि भाई वारंट के बदले में भी शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, तो अब हम अगर ये मान के चलें कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं और इन फ्यूचर जब ये प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज कर जाएंगे। अगर इक्विटी शेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं और प्रॉफिट उतना ही रहता है तो उससे जो हमारा ईपीएस है वो कम हो जाएगा। देखिए डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज को पतला कर देना, कम कर देना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या हुआ कि इन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के इश्यू होने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं दे विल इंक्रीज, और ये अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऊपर वाली आइटम्स तो हमारी सेम है, नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, जो हमारे प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे डाइल्यूटेड शेयर्स कि जो शेयर्स आगे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इसको आप डाइल्यूटेड शेयर्स भी कह सकते हैं या कन्वर्टेबल शेयर्स भी कह सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर दे विल बी कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से आपका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से कम हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो, तो इसका आंसर होगा नो। डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी, डाइल्यूटेड ईपीएस कैन नॉट बी मोर देन द बेसिक ईपीएस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस कम ही आएगा। हाँ, अगर किसी कंपनी ने इस तरह के कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू नहीं की हुई हैं तो जो उसका बेसिक ईपीएस होता है वो ही उसका डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, वो दोनों हमेशा सेम होते हैं। और एक तीसरी चीज जो मुझे और आपसे डिस्कस करनी थी वो थी बेसिक टीटीई, ईपीएस टीटीई।
ये अक्सर आपको अगर आप moneycontrol.com पे या कहीं पर भी आप जाएंगे तो ये आपको लिखा हुआ मिलता है ईपीएस टीटीएम। तो ये टीटीएम क्या है? देखिए टीटीएम हुआ ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले 12 महीने का कंपनी का ईपीएस क्या निकल के आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 जुलाई, आज हम ये मान के चलते हैं कि आज की डेट है 1 जुलाई 2020, तो अकाउंट्स कब क्लोज हुए होंगे? 31 मार्च को क्लोज हुए होंगे। तो एक तो जो 31 मार्च 2020 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, तो इस फाइनेंशियल ईयर का एक ईपीएस निकला होगा। तो ये तो हो गया हमारा, इसका जो हम ईपीएस निकालेंगे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड वो हो गए। अब आप ये जानना चाहते हैं पिछले 12 महीने में जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उस पे उसका ईपीएस क्या निकल रहा है, यानी 1 जुलाई से जस्ट पहले की जो डेट्स हुई, यानी 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2020, ये भी तो हमारे 12 महीने हो गए। तो इन पिछले 12 महीनों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या आ रहा है, कंपनी का जो ईपीएस है वो क्या आ रहा है, तो उसको हम कह देते हैं ईपीएस टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, कि आज से ठीक 12 महीने पुराने का। तो आज हमने ये तीनों चीजें समझी, बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं, डाइल्यूटेड कैसे निकालते हैं और टीटीएम कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को परचेज करेंगे तो केवल ईपीएस ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कंसीडर करेंगे। There are many factors to be considered while purchasing the stock of any company. लेकिन क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ही पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वही कंपनी अर्न नहीं कर पा रही, उसका ईपीएस डाउन है, तो वो हमें क्या रिटर्न दे पाएगी। तो इसलिए ईपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, और पूरा किस तरह से कंपनी चलाई जा रही है। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक इंडिकेटर होता है आपकी ओवरऑल मेहनत का, कि कंपनी चाहे कितनी भी मेहनत करे और इन द लास्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सब बेकार है। तो इन दिस वे आई थॉट कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।